जैसे आपका एमपी की भौगोलिक जानकारी, भाई हर किसी को जानकारी होनी चाहिए बेसिक आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर आता है, पता है? बताइए सुनील जी। सेकंड नंबर पर आता है। आप बताएं कि सेकंड नंबर पर आता है तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? राजस्थान है। तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी ही चाहिए। यदि ये प्रश्न आपसे पूछ लिया गया इनका आप जवाब नहीं दे पा रहे तो आपके बारे में जो इंटरव्यूअर है, साक्षात्कार लेने वाले लोग हैं, तो वो क्या राय बनाएंगे आपके बारे में? आप खुद ही समझ सकते हैं कि मतलब ये मध्य प्रदेश का रहने वाला है ना, और इसकी एज भी इतनी ज्यादा नहीं हुई है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो विघटन है 2000 में हुआ है, तो 24 साल के तो लगभग सभी लोग होंगे ही, ठीक है। और ये नहीं कि सुनते समझते ये बड़ा हुआ है उसके बाद भी इसको नहीं पता है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से जब 1956 में मध्य प्रदेश बना था तो वो यानी कि फर्स्ट नंबर पर था। उसके बाद यानी कि आपका 2000 में जब छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया तो वो यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा राज्य हो गया। तो ये बेसिक जो जानकारी है वो हर किसी को आना चाहिए, लेकिन आपका जो कुछ स्पेसिफिक जानकारियां हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल उम्मीद की जाती है कि आपको पता होना चाहिए। हाँ, कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको यानी पता होना चाहिए। हाँ, उसका आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उसका लॉन्गिट्यूड और आपको लैटिट्यूड बताएं। वो कब पूछा जाएगा? यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं तो निश्चित तौर पर आपको यानी कि मध्य प्रदेश के अक्षांश और दशांतर रेखाओं के बीच की स्थिति पूछी जाएगी। सामान्य जानकारी में ये नहीं आता, ये स्पेसिफिक हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपकी जलवायु है ना, क्लाइमेट निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है कि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है ना, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब यदि आपको ग्वालियर से है तो ग्वालियर स्पेसिफिक आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो यानी कि संभावनाएं तब बनती हैं जब आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा। आप यानी कि एमपी लेवल की एक सामान्य जानकारी आपसे पूछ ली गई, ठीक है। इसके बाद वर्षा की स्थिति भी आपसे पूछी जा सकती है ना, कि मध्य प्रदेश में किस रीजन में वर्षा ज्यादा होती है और किस रीजन में कम होती है। तो आपका मालूम है कि पूर्वी क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है और पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कम होती है, और पश्चिम में भी उत्तर पश्चिम साइड में बढ़ते जाते हैं तो वर्षा और कम होती जाती है। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वो यानी कि किस टाइप की वर्षा होती है और कहां से वर्षा होती है। तो आपको बताना होगा कि पूर्वी साइड से जो वर्षा होती है वो आपकी कहां से होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है, और यानी कि पश्चिमी साइड में जो वर्षा होती है वो यानी कि आपके अरेबियन सागर से वर्षा होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा ये पता चलता है कि हाँ एमपी का रहने वाला है व्यक्ति, एमपी के बारे में जानकारी रखता है। और चूंकि ये आपका पेपर 1 में भी ऐड है, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की आपकी राजनीतिक व्यवस्था, तो इसीलिए भी आपसे उम्मीद की जाती है कि ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वर्षा का हो गया, मोटी मोटी बात है, बहुत ज्यादा यानी कि बेसिक बातों को ही पूछा जाना है। वर्षा के बाद तापमान है ना, तो तापमान किस क्षेत्र में अधिक रहता है, कहां पर कम रहता है ना। तो आपको मालूम है कि सबसे कम जो टेम्परेचर रहता है वो आपका कहां रहता है, यानी कि एक किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात कर लिया है तो पचमढ़ी में रहता है ना। और आपका जो टेम्परेचर है वो किस जगह पर सम स्थिति में रहता है, यानी कि वहां पर आपका वार्षिक तापांतर कम रहता है, तो वो मालवा क्षेत्र है। न गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, न सर्दियों में ज्यादा सर्दी होती है। ये क्लाइमेट में जो एक्सट्रीम चेंज होते हैं वो किस एरिया में होते हैं? वो अपने नॉर्दर्न एरिया में, चंबल घाटी में। यहाँ लोग खूब गर्म भी हैं और खूब ठंडे भी हैं, जरूरत पड़ती है तो खूब गर्म तो है ही, पर ठंडे भी हो जाते हैं।
तो ये कोई एकदम से एकदम गर्म एकदम ठंडे, और वहां के लोग नॉर्मल बढ़िया शांत प्रिय लोग। और जैसी जलवायु होती है उसी प्रकार का लोगों का खान पान व्यवहार भी होता है। तो निश्चित तौर पर देखते हैं कि चंबल घाटी का जो व्यवहार है मध्य प्रदेश के अन्य लोगों से कुछ अलग है। तो कुछ उसके पीछे ये टेम्परेचर का यानी कि जो फर्क रहता है, ठीक है, ठंडे क्षेत्र के ठंडे लोग और गर्म क्षेत्र के गर्म लोग। तो तभी तो है, यही तो बात कर रहा हूं मैं भाई, यहाँ वर्षा भी मतलब वो सॉरी यहाँ सर्दी भी खूब है और गर्मी भी खूब है, ठीक है। अब धीमे धीमे गर्मी और बढ़ती जा रही है ना, तो वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है ना। और वर्षा का पैटर्न यदि देखा जाए तो कुछ सालों में वर्षा का पैटर्न भी बदला है ना। हाँ, इस बार वर्षा कंपैरेटिवली ज्यादा हो गई थी और ऐसे एरियाज में ज्यादा हो गई थी जहां कम वर्षा होती थी, है ना। ये पैटर्न चेंज हुआ। तो ये पूछ सकते हैं कि ये पैटर्न चेंज क्यों हो रहा है ना। तो एक सीधा सा रीजन क्लाइमेट चेंज है ना, एक बहुत मोटा मोटा जवाब क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना। फिर उसके बाद टेक्निकल चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी क्योंकि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से नहीं है। हाँ, यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं तो ये सारी चर्चा की जाएगी कि साहब आपका पश्चिम विक्षोभ का भी इसमें आ रहा है, लालिनो भी है, एलिनो भी है। नहीं, फिर इतनी संभावना नहीं होती है बीए में, आपके जो थ्योरेटिकल चीजें वो पूछी जाएंगी, मतलब ज्यादातर संभावना है, ठीक है। तो ये आपका जलवायु से संबंधित दोनों फैक्टर हो गए। इसके बाद आपका वहां की संसाधन, तो आपको संसाधन में मालूम प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस, इसमें क्या क्या आ जाता है। सबसे पहले आपका मिट्टी, नहीं तो आपको सॉइल के बारे में चर्चा की जा सकती है कि आपके मध्य प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी ज्यादा पाई जाती है और किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और आप जिस एरिया से हैं उस एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सबसे ज्यादा यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है ना। और काली मिट्टी में भी अलग अलग क्षेत्र में पैटर्न बदल जाता है, कहीं एकदम से डेंस ब्लैक है, एकदम से घनी काली मिट्टी है, कहीं छिछली काली मिट्टी है, कहीं साधारण यानी कि काली मिट्टी है। तो वो यानी कि आपका डिफरेंशिएट जब आपसे करवाया जाएगा जब आप उस लोकल एरिया से होंगे तो, अदरवाइज तो फिर एक काली मिट्टी आंसर हो गया। सेकंड नंबर पर फिर कौन सी है, नहीं, जलोढ़ मिट्टी है ना, जो आपके इसी रीजन में पाए जाते हैं। हाँ, उसके बाद आपका लाल पीली मिट्टी, ये लाल पीली मिट्टी का कौन सा एरिया है, बघेलखंड वाला एरिया है। और फिर एक मिक्स वाला, मिश्रित में आपका बुंदेलखंड आ जाता है, क्योंकि वो यानी कि इधर लाल पीली से भी हो जाता है, नीचे से आपका काली से भी कनेक्ट हो जाता है, ऊपर से यानी कि जलोढ़ से भी हो जाता है। तो ये आपकी मिश्रित मिट्टी भी पाई जाती है। कछारी जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी का ही एक टाइप है, जहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहीं पर कछारी मिट्टी पाई जाएगी। कछारी मिट्टी क्या होती है, हर साल जो नदियों के द्वारा मिट्टी ला करके इकट्ठी कर दी जाती है, हाँ, न्यू एलुवियल जो होता है वो सॉइल आपका कछारी मिट्टी इसी का एक टाइप है, ठीक है। तो ये मिट्टी का हो गया। हाँ जी, लेटेराइट भी है लेकिन वो बहुत कम मात्रा में है, आपका बिल्कुल ठीक है। लेटेराइट जो मिट्टी होती है ये ककरीली पथरीली होती है, जहां कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं, और खास करके जो माउंटेन या हिल्स एरिया होते हैं ना वहां पाई जाती है। एमपी में यदि हम बात करें तो आपका जो नीचे वाला एरिया है, बालाघाट वाला जो एरिया है ना, बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा, वहां यानी कि इसकी ज्यादा पाई जाती है। अरे ये आप यहाँ पे बैठे ना, आप यानी एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल आपका जलोढ़ मिट्टी वाला एरिया है, ठीक है। इसके बाद आपका फिर फॉरेस्ट वन, प्राकृतिक संसाधनों में फॉरेस्ट। तो पहला फैक्ट यही है कि एमपी जो है फॉरेस्ट का एरिया वाइज निगे इंडिया में नंबर 1 स्टेट है,
है कि नहीं? मतलब छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद भी एमपी क्या है, फॉरेस्ट एरिया में सबसे नंबर 1 पर है। ठीक है, अब फॉरेस्ट में यानी कि किस किस प्रकार का फॉरेस्ट यहां पाया जाता है, तो एक मोटे तौर पर यदि हम बात करें तो कैसा फॉरेस्ट पाया जाता है? हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल, यानी कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु है तो यहाँ पर पतझड़ वन ज्यादा पाए जाते हैं। तो पतझड़ वन कौन से होते हैं? जो यानी कि साल में एक बार पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, वो वनों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। अब ये पूछा जाता है कि यहाँ पर वनों में कौन कौन से यानी कि वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है यहाँ पर? नंबर 1 पर सागौन है, उसके बाद साल है। ठीक है, तो यानी कि आपका सागौन, साल पाया जाता है। और एमपी का जो यहां पर जो बांस है ना, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। एमपी गवर्नमेंट ने बांस के लिए काफी प्रयास किया यहां बांस लगाने का। अब ये आपका जो जी अभी उस पर भी चर्चा होगी, बिल्कुल। ठीक है, अब फॉरेस्ट का जो है ये तो मोटे मोटे वृक्ष हो गए। अब लोकल आपके एरिया में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, है ना? तो आपका जैसे सागौन, साल जो वृक्ष है ये सतपुड़ा वाली श्रेणी है, सतपुड़ा सीरीज है, वहां ज्यादा पाए जाते हैं। ये सभी बांस भी वहीं पाया जाता है, सागौन भी वहीं पाया जाता है, साल भी पाया जाता है। फिर उसके बाद यानी कि जैसे से ऊपर आते जाते हैं तो कटीले वन होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर यानी कि वर्षा कम हो जाती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो इसलिए वहां कटीले वन होते चले जाते हैं। और आपके यहाँ आते आते कांटे बहुत ज्यादा लग जाते हैं, कि शुद्ध रूप से वो दक्षिणी बम्बूरा होता है ना, बबूल भी है लेकिन वो दक्षिणी बम्बूरा जिसको मोटा कांटा होता है एकदम से, है ना। चंबल एरिया में वो यानी कि बांस मतलब वो बबूल पाया जाता है ना। यहाँ पर यानी कि नीम के पेड़ पाए जाते हैं, पीपल पाया जाता है, पलाश होता है। ठीक है, तो ये आपका यानी कि बांस, साल, सागौन ये मुख्य यानी कि बड़े बड़े वृक्ष है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसी चीजें भी मिलती हैं जो जड़ी बूटियों के रूप में भी यूज में आती हैं, दवाइयों के रूप में यूज आती हैं, है ना। जैसे हर वहेड़ा, है ना, ये आपका गोंद, ये कई ऐसे प्रोडक्ट हैं। एमपी में एक सबसे ज्यादा जो चीज पाई जाती है वो है तेंदुपत्ता। कौन सा? हाँ, कुछ कहने वाले आप? नहीं, तेंदुपत्ता, इसका यूज है बुंदेलखंडी लोग बहुत अच्छा यूज करते हैं। हाँ, बीड़ी बनाने में नहीं, बीड़ी पीने में। हाँ, सागर में तेंदुपत्ता बहुत। और हाँ, गोविंद बीड़ी चलती है। हाँ जी, गोविंद बीड़ी, हाँ, सबसे ज्यादा जबलपुर में। और यानी कि आपका सागर, ये बड़े केंद्र हैं बीड़ी के। और ये आपका लकड़ी भी यानी कि यहाँ पर जो टिम्बर का काम होता है, फर्नीचर बनाने का काम होता है, वो एमपी में काफी अच्छा होता है। इसमें सबसे नंबर 1 आपका जबलपुर का काम है। ठीक है, और इसमें जैसे सागौन है, इसकी जो लकड़ी का पहले प्रयोग किसके लिए होता था, अब तो बंद हो गया, रेलवे का। हाँ, जो पटरी होती थी, पटरी जिस पर रखी जाती है, वो यानी कि पहले सागौन के बनते थे, अब तो सीमेंटेड बनते हैं। ठीक है, इसके बाद यानी कि फॉरेस्ट से रिलेटेड यानी कि कोई आपका रिसर्च सेंटर है, तो यहाँ पर एमपी का एक जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान जो केंद्र है, उसका क्षेत्रीय कार्यालय है, वो कहां पर है? भोपाल में है। और एक आपका भोपाल में भी कोई केंद्र है जी, फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ? हाँ, इंस्टीट्यूट यानी कि फॉरेस्टमेंट है। हाँ, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, और वो आपका यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय है जबलपुर में। ठीक है, ये ध्यान रखिए। फॉरेस्ट से रिलेटेड यानी कि और जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, फॉरेस्ट जो इंस्टीट्यूट है, वहां पर यानी कि फॉरेस्ट गार्ड को ट्रेनिंग दी जाती है, वो आपके कई जगह पर हैं, जैसे पचमढ़ी में है, बालाघाट में है ना, बैतूल में है। तो ये कई जगह पर ऐसे यानी कि इंस्टीट्यूट भी हैं। ठीक है,
तो ये आपकी मोटी मोटी जानकारी आपके फॉरेस्ट से रिलेटेड होगी जी। खैर के वृक्ष बुंदेलखंड में पाए जाते हैं भाई, वहां यानी कि कत्था बनाते हैं कि वो चूना कत्था उनके साथ में चलता है क्योंकि उनको पान खाना होता है। तो बुंदेलखंड में आपकी सारी सामग्री है ना। बीड़ी भी पीते हैं और महिलाएं भी पीती हैं। हाँ, तंबाकू भाई, तंबाकू बीड़ी क्या होती है भाई? बीड़ी तो तेंदुपत्ता होता है, उसके अंदर बीड़ी का मटेरियल भरा जाता है ना, वो भर दिया जाता है, बीड़ी तैयार हो जाती है, तो सूत लेते हैं, ठीक है, चिलम पी लेते हैं। उसके बाद यानी कि कत्था हो ही जाता है वहां पर, तो पान में यानी कि कत्था और सुपारी मिला के और तंबाकू डाल के। नहीं नहीं, लोकल की ही बता रहा हूं मैं नहीं, लोकल में ही बनते हैं ये सारी चीजें, है ना। ये सारी चीजें लोकल में ही बनती हैं और फिर वो शहरों में पहुंचती हैं। शहरों में तो फिर उस पर ब्रांड लिख दिया जाता है ना। लोकल से ही कलेक्ट होकर के आती हैं, फिर उस पर जिस मालिक के लिए बना के देते हैं वो अपना रैपर लगा देता है, मार्केट में बेच देता है। चलिए, तो ये आपका फॉरेस्ट हो गया। इसके बाद संसाधन में आपका जल आता है। जल में आपका स्पेशली क्या होती हैं? नदियां हैं और तालाब। नहीं, नहर नेचुरल नहीं होती है, ये प्राकृतिक संसाधनों की हम बात कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं ना, तो इसमें आपका जी कुआं भी नेचुरल कहाँ है? खुदा गया ना। अभी हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधन, उसमें फिर जल संसाधन में आएंगे वो। अभी हम प्राकृतिक संसाधन के जल की बात कर रहे हैं। तो जल जो होता है दो जगह पर प्राकृतिक तौर पर मिलता है, एक जमीन के ऊपर और एक जमीन के अंदर होता है। तो जमीन के ऊपर होता है वो यानी कि पानी जो इकट्ठा हो जाता है, एक जगह इकट्ठा हो गया तो वो तालाब हो जाता है, ठीक है। और यदि वो बह करके चलने लगता है, वो नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पर निकलता है और नदियों में पहुंच जाता है, तो नदियों का वो पार्ट बन जाता है। तो नदियां और तालाब ये दो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इसके बाद जलों का दोहन करने के लिए हम यानी कि आपका कुआं खोदते हैं, है ना, नलकूप लगाते हैं, नलकूप मतलब ट्यूबवेल लगाते हैं, ठीक है। और इन का यानी कि नदियों के पानी का यूज करने के लिए हम इनसे बांध बना करके, वहां पर डैम बना करके यानी कि क्या करते हैं, नहरें निकालते हैं। तो उस पानी का यूज यानी कि हम सिंचाई के लिए करते हैं, पेयजल के लिए करते हैं। और नदियों पर डैम बनाए जाते हैं, वो यानी कि आपकी यानी कि बहुत सारे बहुउद्देशीय यानी कि आपके परियोजनाएं हो सकते हैं। जो प्रोजेक्ट है वो किसी एक पर्पज के लिए हो सकता है और मल्टीपर्पज यानी कि प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो नदियों पर यानी कि जो डैम बनाए जाते हैं, तो वहां पर यानी कि आपका एक तो यही कि वहां डैम बनाया गया, वहां से नहर निकाल दी गई, पानी आएगा तो किसान उसका सिंचाई में उपयोग करेंगे, शहरवासी उसका, नगरवासी, आसपास के क्षेत्र के लोग पीने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यानी कि आपका हाइड्रो पावर के लिए भी यूज होता है। हाइड्रो पावर मतलब जल विद्युत उत्पादन के लिए भी उसका उपयोग होता है। उस एरिया में यदि तालाब टाइप का बना करके वहां पर यानी कि वहां डैम में मछली उत्पादन भी किया जा सकता है, तो यानी कि मत्स्य पालन के उपयोग में भी आ जाता है। तो इस प्रकार से मल्टीपर्पज यानी कि नदी घाटी परियोजनाएं हो सकती हैं, ठीक है। आपका जो तालाब है वो एमपी के साउथ एरिया में जाता है, यानी कि बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर तालाबों की संख्या सबसे अधिक है। फॉरेस्ट कवर भी वहीं पर है, बिल्कुल सही आपने कहा, ठीक है। इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो नदियां हैं या जल परियोजनाएं हैं वो आपकी चंबल और नर्मदा नदी के आसपास के एरिया में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा यानी कि नर्मदा घाटी परियोजना में है, फिर उसके बाद चंबल में है। पुरानी योजनाएं हैं वो चंबल की है, नई वाली योजनाएं है वो आपकी नर्मदा की ज्यादा है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश की दो बड़ी नदियां हैं, नर्मदा सबसे बड़ी और उसके बाद चंबल। तो इनका यानी कि जल का उपयोग करने के लिए आपके नदी घाटी परियोजनाएं स्थापित की गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे यानी कि प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी यानी कि आपसे चर्चा हो सकती है, ठीक। तो ये आपका यानी कि प्राकृतिक संसाधन की बात हो गई, ठीक है। और कोई प्राकृतिक संसाधन में आता है क्या, नेचुरल रिसोर्सेज में? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो अब खनिज को अगला पेज दे देते हैं हम। एमपी के बारे में आपका जो खनिज संसाधन है
तो यहाँ पर एमपी में सबसे ज्यादा टाइप के खनिज पाए जाते हैं। इंडिया में सारे स्टेट में यदि बात की जाए, टाइप की बात की जाए, तो जो सबसे ज्यादा टाइप है ना खनिज के, वो एनपी में ही पाए जाते हैं। कई खनिज के उत्पादन में, आपके मिनरल्स के प्रोडक्शन में और यानी कि भंडारण में, यानी कि एमपी नंबर 1 है कई चीजों में, ठीक है। और जिसे आपका कई ऐसे खनिज है जहां पर हमारी मोनोपोली है, जैसे आपका हीरा है ना, डायमंड जो है, हीरा जो है आपका एमपी में मिलता है, पन्ना में मिलता है ना, सबसे ज्यादा पन्ना में मिलता है। इसके बाद आपका छतरपुर में भी मिलता है और सतना में भी मिल जाता है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें सबसे ज्यादा आपका पन्ना में मिलता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद कई ऐसे खनिज हैं जो एमपी में बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं, जिसमें आपका, हाँ जी, तांबा, हाँ, तांबा काफी बड़ी मात्रा में मिलता है। ये आपका बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में एक जो मलाजखंड जगह है ना, मलाजखंड में सबसे ज्यादा बड़ी खदान है ना, मलाजखंड आपका ये बालाघाट में है। इसके बारे में आपसे, इसके बाद आपका मैग्नीज काफी बड़ी मात्रा में यानी कि यहां पर मिलता है। मैग्नीज कहां पर मिलता है? वो भी बालाघाट में सबसे ज्यादा मिलता है। देखिए, मैंने कहा कि यहां बहुत ज्यादा आपसे डिटेल में नहीं जाने वाले, बहुत मोटी मोटी बातें आपसे डिस्कस करेंगे वो, ठीक है। और आपका कोयला, तो ये कोयला जो है ना आपके ईस्टर्न पार्ट में और सदर्न पार्ट में है ना। तो इसमें आपका जो ईस्टर्न पार्ट में है वो आपका सिंगरौली, वेरी गुड, हाँ, ये आपका सोहागपुर जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी खदानें हैं। और नीचे आपकी फिर पेंच है ना, काना, काहनगाड़ी, ठीक है। ये प्रमुख रूप से नहीं कि आपकी यहाँ खदानें हैं, हाँ, झरिया भी है कहीं पर, ठीक है। तो ये आपका मिनरल्स के बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका ये नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। अब यहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने वाले जो यहां पर ऑक्यूपेशन है, तो वो आपका सबसे बड़ा है कृषि है ना। यानी कि मध्य प्रदेश में कृषि एक, इसके बाद आपका उद्योग, क्योंकि यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज काफी अच्छी मात्रा में है, क्योंकि इसी वजह से यहां पर उद्योग भी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर वन काफी अच्छे हैं, खनिज भी बहुत अच्छे हैं और कृषि उत्पाद भी बहुत अच्छे हैं। इसी के यानी कि बेस, यानी जो रॉ मटेरियल है वो मध्य प्रदेश में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद यानी कि उत्पादन करने के लिए श्रम शक्ति की जरूरत होती है, तो यहाँ पर यानी कि श्रम शक्ति भी बहुत अच्छी है। और हमारे जो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों टाइप का यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसी वजह से यानी कि उद्योग में काफी अच्छी प्रगति हो रही है। और खास करके कुटीर उद्योग के मामले में मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा है। और हमारी सरकारों ने औद्योगिक यानी कि उत्पादन के लिए या उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, यानी कि लगातार यानी कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल मीट है वो यानी कि आयोजित किए जा रहे हैं, है ना। अभी हाल ही में यानी कि अपने मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में कई इंडस्ट्रियल मीट हो चुके हैं, जिसमें आपका कहाँ हुआ है? ग्वालियर में हुआ, सबसे बड़ा इधर हुआ था, सागर में हुआ था,
जबलपुर में हुआ, ठीक है, इससे पहले इंदौर में हुआ था, इस बार नहीं, उज्जैन में हुआ, ठीक है। तो ये भोपाल में भी पहले हो चुकी है। तो अब इन्हीं छोटी छोटी जगह पर किए जा रहे हैं, रीजनल किए जा रहे हैं। तो यानी कि मध्य प्रदेश सरकार का ये प्रयास है कि हर क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले। तो यानी कि आपका उद्योगों के लिए पर्याप्त यानी कि कच्चा माल यहां पर उपलब्ध हो जाता है ना, और श्रम दोनों प्रकार का, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड, यानी कि कुशल और अकुशल दोनों प्रकार का, यानी कि, और सरकार का पूरा सहयोग समर्थन, हाँ वही सरकार का सहयोग समर्थन उसी से होगा। चलिए, तो लगभग ये ज्योग्राफिकल चीजें सारी हो गई आपकी, मोटी मोटी बातें जिन पर हम चर्चा कर सकते थे।